गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी कोई स्टूडेंट आया नहीं है, अभी अकेले आप ही आए हैं। हाँ सर, आ ही जाएंगे, आप धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। सर कॉलेज कब खुलेगा? आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है अभी कोरोना तो बढ़ ही रहा है, तो कैसे खुलेगा अभी। तो बढ़ता ही रहेगा। अभी आप कहाँ पे हैं सर, दिल्ली में या घर पे? दिल्ली में ही है। अच्छा सर। सर दिल्ली में भी कैसा है? वहाँ पे बढ़ रहा है अब? कोरोना बहुत बढ़ रहा है यहाँ भी। पहले बीच में रुक गया था ना। हाँ। क्लास शुरू कर देते हैं। सर ये पीडीएफ भेज दिए हैं? हाँ, ये वाली पीडीएफ भेज दिए हैं? हाँ, पीडीएफ तो गया हुआ है। पीडीएफ तो ओके गया सर। हुआ है। तो अभी डिफरेंट केसेस ऑफ द डिफेंसेस ऑफ इंफ्रिजमेंट वो कर रहे थे। उसमें अगला है फर्स्ट सेल एंड रिपेयर डॉक्ट्रिन। फर्स्ट सेल में कहता है कि फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट इफ द एक्यूज इज रीसेलिंग एन आइटम, अगर कोई आइटम को रीसेल करता है दैट वाज लीगली सोल्ड टू देम, जो कि लीगली सोल्ड किया गया है, देन दे आर नॉट इन्फ्रिजिंग ऑन द पैटेंट, तब वो पैटेंट को इन्फ्रिंज नहीं करता है। ये कहता है फर्स्ट सेल, है ना। अगर कोई आदमी रीसेल करता है, लीगली रीसेल करता है, तो इसमें ये कहता है कि नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन द पैटेंट, वो पैटेंट को इन्फ्रिंज नहीं करता है। बिकॉज पेटेंट राइट्स एग्जिस्ट ऑन ए स्पेसिफिक आइटम वंस दे आइटम इज सोल्ड। एक बार सेल करने के बाद फर्स्ट सेल को ही वो पेटेंट जो है इन्फ्रिंजमेंट मानता है। अगर वो रीसेलिंग करता है तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेयर, मीन्स दैट द आइडिया इज दैट इट इज लीगल टू रिपेयर ए डिवाइस। ये लीगल है, किसी डिवाइस को रिपेयर करना ये लीगल है। दूसरा, रिप्लेसिंग द वर्न आउट पार्ट्स आर ऑल्सो लीगल। तो कोई आदमी अगर रिपेयर करता है कोई आइटम को तो ये लीगल है। दिस डिफेंस डज नॉट हाउएवर परमिट द डिफेंडेंट टू कंप्लीटली रिबिल्ड एन इन्वेंशन, है ना। तो ये दो आपके केसेस हैं। पहला है रीसेलिंग अगर करता है तो नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन द पैटेंट को इन्फ्रिंज नहीं करता है। दूसरा है डॉक्ट्रिन और रिपेयर, इट इज लीगल टू रिपेयर ए डिवाइस बाय रिप्लेसिंग द वर्न आउट पार्ट। ये आपको रिपेयर करना
आपको इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द इन्फ्रिंजमेंट। अगला है पेटेंट मिसयूज। द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर यूज्ड टू मिसयूज ऑफ द पेटेंट। नंबर 1, यूजिंग इट टू वायलेट एंटी ट्रस्ट। अगर एंटी ट्रस्ट करता है, एंटी ट्रस्ट को वायलेट करता है, तो ये मिसयूज का केस आता है पेटेंट में। यूजिंग इट टू क्रश कंपटीशन। अगर कंपटीशन को क्रश करता है, मिसयूज करता है, तो ये मिसयूज का केस आता है। यूजिंग इट टू इंगेज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर अनएथिकल लाइक फिक्सिंग इनवैलिडेट द पेटेंट। अगर कोई बिजनेस प्रैक्टिस करता है जो कि अनइथिकल है, लाइक प्राइस फिक्सिंग करता है, तो ये पेटेंट का मिसयूज है। मिसयूज केस में उसको आपको दर्ज होता है। तो द पेटेंट होल्डर न्यू दैट देयर पेटेंट कुड बी यूज्ड फॉर इलीगिटिमेट, अनइथिकल और इलीगल पर्पस। पेटेंट होल्डर जानता है कि उसका जो है इलीगल पर्पस के लिए यूज होता है, तो ये उसको मिसयूज में आता है। द पेटेंट होल्डर इस तरह जो है पेटेंट को यूज करने के लिए इंटेंड करता है, और करंट सूट जो है उसको इसके लिए पर्पस में आपको लाता है। इन एलिजिबल सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर which are ineligible? So these are the matters which are ineligible और पेटेंटेबल मटेरियल ये आपको नहीं है। नेचुरल लॉज जो है आपको पेटेंटेबल नहीं है। लॉज ऑफ द फिजिक्स और रिलेटेड फिलोमेना, फिजिक्स का लॉ वो आपको पेटेंटेबल नहीं है, और जो रिलेटेड फिलोमेना है। मैथमेटिकल फार्मूलाज वो आपको एलिजिबल नहीं है, आपको सब्जेक्ट मैटर जो है इनएलिजिबल है। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। चौथा है एफर्ट्स टू अल्टर, रिड्यूस, डिफर, अवॉइड टू अदर टैक्स लिएबिलिटी। ह्यूमन बींग्स ये सारे जो हैं आपको इनएलिजिबल सब्जेक्ट मैटर है। लाइसेंसिस में कहता है कि नो इन्फ्रिंजमेंट कैन बी फाउंड इफ यू कैन प्रूव that the patent holder granted permission or rights to use the patent। अगर पेटेंट होल्डर लाइसेंस देता है तो ये नो इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है। दे हैव यूज्ड द इन्वेंशन इन कंप्लायंस विद द सेड राइट्स और परमिशन। You have used the invention in compliance with the said rights or permissions. This means that the patent holder एक्सेसफुली ग्रांट लाइसेंस टू द एक्यूज। अगर लाइसेंस ग्रांट कर देता है तो आपको इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है लाइसेंसिंग हो जाने से। तो यही इसमें कहता है कि अगर लाइसेंस हो जाता है तो आपको इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। विल फोकस ऑन द स्पेस ऑफ द लाइसेंस इन दैट केस आर डायरेक्टली बिटवीन द पार्टी, अदरवाइज कवर यूज बाय द एक्यूज्ड आर्गुमेंट्स, है ना। तो दे हैड एन इम्प्लाइड लाइसेंस टू यूज, सेल और रीसेल इट। एन इम्प्लाइड लाइसेंस में बी एग्जिस्ट इफ देयर इज नो वे टू यूज आइटम विदाउट एलेक्ड इन्फ्रिंजमेंट। पेटेंट एग्जेक्शन, दिस डिफेंस कैन बी यूज्ड व्हेन द एक्यूज्ड सप्लायर स्ट्रीम हैज लीगली परचेज्ड पेटेंट इन्वेंशन फ्रॉम आइदर द पेटेंट होल्डर और ए लाइसेंस ऑफ द सेम। ये पेटेंट एग्जेक्शन का केस आता है कि अगर पेटेंट होल्डर से लीगली परचेज किया है तो आपको इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। ए लाइसेंस ऑफ द सेम, अगर लाइसेंस रखा हुआ है तो वो आपको करंट लॉ ये कहता है कि आपको वो इन्फ्रिंजमेंट का केस जो है आपको नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेवरल सेपरेट ओकेजन upheld this idea. They stated that if an article substantially embodies a patent is legally sold, ये आपको कह रहा है ये। तो ये स्पेशल केस है
rules that farmer cannot reproduce patented seeds through the harvesting or sowing without permission of the patent holder, है ना। ये फार्मर के बारे में भी कहता है कि रिप्रोड्यूस पेटेंटेड सीड फॉर हार्वेस्टिंग, कैन नॉट रिप्रोड्यूस द पेटेंटेड सीड, पेटेंटेड सीड को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है फॉर द पेटेंट होल्डर। 11वां है स्टोपेल। स्टोपेल मीन्स ए पार्टी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन अगेंस्ट अनदर फॉर वन रीजन और अनदर, है ना। ए पार्टी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन, स्टोपेल में ए पार्टी को एक्शन लेने से मना करता है, प्रोहिबिट करता है, अगेंस्ट अनदर फॉर वन रीजन और अनदर, ये पार्टी को मना करता है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द स्टिपल। पहला है फाइल व्रेपर स्टिपल, इक्विटेबल स्टिपर। फाइल व्रेपर स्टिपल मीन्स द सेज द इन्वेंटर disclaimed rights or admitted to any limitation of rights in their patent application, है ना। तो फायर वेपर स्टिपल में इन्वेंटर जो है डिस्क्लेम करता है राइट को और एडमिटेड टू एनी ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द राइट्स, ये करता है। इक्विटेबल स्टिपर में मींस दैट द पेटेंट होल्डर लेड द alleged infringer to believe that there would be no enforcement of the patent. This can occur either from premises or failure to enforce. ये आपको स्टूपल है, दो तरह का आपको स्टूपल है। ए पार्टी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन, है ना, को इसको स्टूपल कहते हैं, अगेंस्ट अंदर फॉर वन रीजन और द अनदर रीजन, इसको रोकता है। प्रियर कॉमर्शियल यूज। In 1999 there was a revision of the Patent Act. Since then, companies who have publicly selling products for years with no knowledge of the patent infringement or accusation have been protected. अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करता है बिना नॉलेज के, तो ये पेटेंट इंफ्रिंजमेंट आपको नहीं होगा। नो नॉलेज ऑफ द पेटेंट इंफ्रिंजमेंट एटलीस्ट ए ईयर पीरियड टू द पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ द फाइलिंग, है ना, तो ये नहीं होगा। प्रोटेक्शन एक्सटेंड ओनली टू द पेटेंट्स issued after September 16, 2011। ये आपको ये प्रोटेक्शन देता है पेटेंट्स का ओनली टू द इशूड ऑन आफ्टर एक्यूजमेंट। देयर मस्ट बी ए कंटिन्यूअल यूज ऑफ द प्रोसेस और प्रोडक्ट इन गुड फेथ, ये गुड फेथ में आपको प्रोडक्ट होना चाहिए। दिस मस्ट हैपन फॉर ए मिनिमम ऑफ 1 year ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग। डेट ऑफ फाइलिंग के डेट ऑफ डिस्क्लोजर का 1 साल के अंदर ये आपको होना चाहिए। विच एवर इज द सूनर वो अप्लाई। एक तो डेट ऑफ डिस्क्लोजर है, दूसरा डेट ऑफ फाइलिंग है। जो भी पहले आएगा 1 साल उसके पहले, ये उसको माना जाएगा। द कंपनी मे नॉट हैव ड्राइव द प्रोसेस और प्रोडक्ट फ्रॉम द पेटेंट ओनर ए लाइसेंस, ये आपको कहता है। एंड लास्ट वन है एक्सपेरिमेंटल यूज। The experimental use defense is particularly important to the pharmaceutical industry. ये pharmaceutical industry पे लागू होता है। You can use a patent invention if it is related to the development of the information. You can also use it is related to the submission of the same under federal law obligating the use, sale and manufacture of the drug. तो ये एक्सपेरिमेंटल यूज के बारे में कहता है कि इसमें फेडरल रूल है फॉर यूज, सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। दोनों को ड्रग के लिए आपको इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग बनाने में आपको एक्सपेरिमेंटल यूज का रिलेटेड ये आपको ये जो है आपको क्लेम है। तो ये आपको 13 जो है डिफेंसेस ऑफ द केसेस था। स्टूपल लास्ट था 13। तो अगला है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मीन्स द कस्टमर और प्रोडक्ट यूजेज आर एक्यूज्ड ऑफ इंफ्रिंजमेंट। In this case, supplier or producer of goods can sometimes intervene in the proceeding. They can protect their customers. They can also take control of the defense of the product. ये जो है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है। They can protect their customers. वे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं
They can also take control of the defense of the product. ये अपना defense of the product भी करते हैं. In this case, the supplier or producer of goods can sometimes intervene in the proceedings. ये proceeding में intervene करते हैं. In order to intervene, a claim must be able to stated against the supplier or producer. This is true if a contractual claim is there, breach of implied warranty claim is there. ये आपको थर्ड पार्टी आपको कन्वेंशन है. The assumed infringement must involve same transaction occurrence as well related to the same accused. Certain questions of typical counterclaim will arise in such infringement. Declaratory judgment. When the potential for a patent infringement suit arises, a potential defendant can seek a declaratory judgment that the patent has not been infringed, is invalid, is unenforceable. ये आपको कहता है declaratory judgment. Has not been infringed, is invalid, enforceable. Means a potential defendant can seek a declaratory judgment that this has been not done. Such a judgment can permit the potential defendant to have control over the timing and forum of the suit. है ना? Such subject matter jurisdiction requires that a case or controversy exists between the party. A subject matter jurisdiction requires that a case or controversy exists between the party. ये आपको declaratory judgment में आपको कहता है, such a declaratory judgment can permit the potential defendant to have control over the timing and forum of the suit. Originally, Federal Circuit courts required that a reasonable concern of being sued exists, but since then circumstances have been broadened quite a bit. Now the courts look at whether all of the alleged facts illustrate a significant controversy. More recently, limitations have been added back to the table. A 2012 case found that no judgment jurisdiction existed when the product and technology to be used had not been substantially fixed. ये आपको कहता है, आपको डिक्लेयरी जजमेंट में. दूसरा, पोटेंशियल पेटेंट इंफ्रिजमेंट का रिमेडी क्या है. अगर कोई पेटेंट इंफ्रिजमेंट करता है तो व्हाट आर द डिफरेंट रिमेडीज, ये यहां पर आपको दिया हुआ है. There are two essential remedies that can be collected by someone who successfully pursues and prosecutes a patent infringement claim. These include collecting monetary damage and the insurance of injunction against further use by the court. अगर कोई patent infringement करता है तो monetary damage वो collect करता है, ये उसमें आपको कहता है. तो उसमें आपको रॉयल्टी एंड कंपनसेटरी डैमेज वो आपको देना पड़ेगा. अगर कोई पेटेंट इंफ्रिजमेंट करता है तो रॉयल्टी देना पड़ेगा, कंपनसेटरी डैमेज देना पड़ेगा. मॉनेटरी डैमेज इन ए पेटेंट इंफ्रिजमेंट केस कैन इंक्लूड नंबर 1 रॉयल्टी, लॉस्ट प्रॉफिट, इनहांस्ड डैमेजेज दैट कैन इक्वल अप टू ट्रिपल एंड अदर कंपनसेटरी डैमेजेज. वो जो है ट्रिपल भी हो सकता है, और attorney's fee sometimes awarded as part of settlement in some cases. Monetary damage in a patent infringement case include royalties and lost profit. आपको royalty देगा, lost profit देगा और enhanced damage देगा up to the 3 times. ये आपको कहेगा, और attorney fees जो है वो आपको देगा. Determining reasonable loyalty depend upon the determining a fair agreement would have been if negotiation had been taken place. Once upon a time, the courts simply applied a 20% rule, awarding 25% of the expected profit. तो कितना डैमेज देगा, कितना रॉयल्टी देगा, ये जो है कोर्ट डिसाइड करेगा. जनरली ये रूल होता है कि
कि 25% ऑफ द जो प्रॉफिट हुआ है उसका जो है वो आपको डैमेज देगा, है ना। तो ये रॉयल्टी एंड कंपनसेटरी डैमेज जो है अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसको देना पड़ेगा। रॉयल्टी एंड कंपनसेटरी डैमेज जो है वो उसको देना पड़ेगा। एनी एस्टैब्लिश रॉयल्टी द होल्डर रिसीव्स फॉर सिमिलर एग्रीमेंट, ये उसको देना पड़ेगा। रॉयल्टी द एक्यूज्ड पेज टू अदर होल्डर्स फॉर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स, ये उसको देना पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली कस्टमर रिस्ट्रिक्शन और टेरिटोरियल स्कोप ऑफ द लाइसेंस, ये आपको देना पड़ेगा। ये द एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश मार्केटिंग एंड पॉलिसी टू डिफेंड द पेटेंट एंड अवॉइड लाइसेंसिंग, ये करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ सेल्स। सर रोल नंबर 2 की अटेंडेंस लग गई? अटेंडेंस अभी चेक करके बता देते हैं आपको। बता दो सर। अभिषेक कुमार दुबे रोल नंबर 2। यस सर। हिमांशु पुंडी रोल नंबर 18। आकाश पवार रोल नंबर 3। फोन में आत्मा आ गई यार। अंकित शर्मा रोल नंबर 6। चंदन शाह रोल नंबर 8। हिमांशु रोल नंबर 17। हृदय रोल नंबर 19। 21 माइनस 9 12 हो गया। एनएस चौहान रोल नंबर 22। सर 12 में 9 किया। कौशल रोल नंबर 25। पवन नेगी रोल नंबर 30। ऋषभ नायक रोल नंबर 54। हम्म। 41 शेखर। जितेंद्र राणा रोल नंबर 23। कार्तिक रोल नंबर 24। राहुल चौधरी रोल नंबर 33। मैं सबका फिर से अटेंडेंस बोल देता हूं। राहुल चौधरी रोल नंबर 33, कार्तिक रोल नंबर 24, जितेंद्र राणा रोल नंबर 23, शेखर रोल नंबर 41, ऋषभ नायक जी रोल नंबर 54, पवन नेगी जी रोल नंबर 30, कौशल जी रोल नंबर 25, जैनेश चौहान जी रोल नंबर 22, हृदय जी रोल नंबर 19, हिमांशु पुडिन जी रोल नंबर 18, हिमांशु रोल नंबर 17, चंदन शाह रोल नंबर 8, अंकित शर्मा रोल नंबर 6, आकाश पवार जी रोल नंबर 3, अभिषेक दुबे जी रोल नंबर 2। ये 15 पार्टिसिपेंट्स आज आए हुए हैं। पंद्रह पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। ये सभी का अटेंडेंस जो है बन गया है। तो रॉयल्टी एंड कंपनसेटरी डैमेज जो है अगर इन्फ्रिजमेंट होता है तो देना पड़ेगा। इन्फ्रिजमेंट अगर हुआ तो यही रिमेडी है कि उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। प्रॉफिट का कितना पार्ट देना होगा ये यहाँ पे लिख रहा है कि 25% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो जो है कोर्ट से आपको वंस अपॉन अ टाइम वो आपको देना पड़ेगा, है ना। रीजनेबल डैमेज, द ऑब्जेक्ट इज अवार्ड टू रीजनेबल डैमेज एंड अवॉइड अनसेसरली हाई वैल्यू अवार्ड्स। द कोर्ट्स हैव मोर रिसेंटली रिजेक्टेड हाई डॉलर अवार्ड्स बेस्ड ऑन द prior license that are related to the patent in the question, है ना। लॉस प्रॉफिट्स उसको देना पड़ेगा। इन एडिशन तो रॉयल्टी बेस्ड डैमेज, डायरेक्ट कंप्यूटर्स in an infringement case can elect lost profit on the infringing use of the infringement। जब इन्वेंशन का इन्फ्रिंजिंग यूज कोई करेगा तो जितना लॉस हुआ कंपनी को वो लॉस प्रॉफिट जो है वो उसको देना पड़ेगा। ये इसका डैमेज है। तो लॉस प्रॉफिट इज सिमिलर बट फॉर स्टैंडर्ड एज सीन इक्विटेबल कंडक्ट केसेस,
ये आपको उसको देना पड़ेगा। सच डैमेज के लिए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड एब्सेंस ऑफ ए वैलिड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉन इन्फ्रिंजिंग, ये देना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ बोथ कैपेबिलिटी ऑफ पेटेंट ओनर टू एक्सप्लॉइट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ये उसको देना पड़ेगा। इनहांस डैमेज, ये देना पड़ेगा। इनहांस डैमेज आर ओनली अवॉर्डेड इन द एक्सट्रीम केसेस, they are provided under the patent action 284. Such damage can be awarded up to 3 times the total award of the reasonable damage. जितना लॉस्ट प्रॉफिट हुआ, जितना डैमेज हुआ, उसका 3 टाइम्स जो है उसको देना पड़ेगा। दिस इज द इनहांस डैमेज। इनहांस डैमेज का मतलब है कोई आदमी अगर किसी पेटेंट होल्डर का पेटेंट इन्फ्रिंज करता है तो उसको 3 टाइम्स जो है उसको इनहांस डैमेज उसको देना पड़ेगा। ये उसका लॉ है अंडर सेक्शन 284। अंडर सेक्शन 284 ये इनहांस डैमेज की बात करता है ना। तो अटॉर्नी फी, डैमेज पे, इन्फ्रिंजमेंट पे अटॉर्नी फी भी पे करनी पड़ेगी। अटॉर्नी फी कैन बी समटाइम्स बी अवॉर्डेड एज ए पार्ट ऑफ ए डैमेज। अगर वो डैमेज करता है तो अटॉर्नी की फी भी जो है उसको जो है भरना पड़ेगा। दिस इज ड्यू टू द इन्वॉल्विंग द विलफुल इन्फ्रिंजमेंट, इनइक्विटेबल कंडक्ट, द यूज ऑफ द बैड टैक्टिक्स फॉर एलिगेशन। अटॉर्नी फी भी जो है उसको भरना पड़ेगा। अगर वो इन्फ्रिंजमेंट करता है तो अटॉर्नी फी भी उसको देना पड़ेगा। इंजंक्शन, apart from a relief in the patent case in which the courts exclude further use of the patented invention without using express permission. This is a form of a preliminary or permanent injunction. Injunctions are not automatic. They require a number of factors to be established. Injury suffered by the patent holder. Injury suffered by the patent holder. Patent holder का जो injuries हुआ वो उसको देना पड़ेगा। Alternate adequate remedies including monetary damage वो देना पड़ेगा। पोटेंशियल हार्डशिप ऑफ द एक्यूज, ये उसको देना पड़ेगा। एनी डैमेज टू द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था है। इन्फ्रिंजमेंट को देना पड़ेगा। हाँ, ये जो इन्फ्रिंज करेगा और कोर्ट में अगर ये आपको अगर साबित हो जाता है कि उसने इन्फ्रिंज किया है तो उसको ये डैमेज जो है उसको देना पड़ेगा, है ना। तो ये यही इसमें आपको बता रहा है। आउट ऑफ कोर्ट रिसोल्यूशन, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर रिसॉल्विंग पेटेंट डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के बाहर जो है रिसोल्यूशन हो सकता है। एक्शन बिफोर द इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के साथ जो वो हो सकता है। री एग्जामिनेशन बिफोर द USPTO, ये AIA आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस ये वो था और प्रोवाइडेड USPTO प्रोसीडिंग, इसमें आपको करना पड़ेगा। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन वो करना पड़ेगा। री एग्जामिनेशन के लिए a patent holder and any third party can ask the USPTO for to re-examine the patent validity based on the existence of the prior art. Prior art में आपको re-examination भी आपको करना पड़ेगा। They can result in cancellation of the claim, ये cancellation of claim भी हो सकता है। Issuance of additional और amended claim भी हो सकता है। Confirmation of original claim suspend, ये भी हो सकता है। तो during the examination, the patent holder may argue in defense of their claim, amend the claim of their patent to further distinguish their invention, add new claims to the patent, any combination, ये उसमें आपको करना पड़ेगा। तो file the re-examination request during the ongoing infringement case, ये उसको करना पड़ेगा। 20% of the cases result in claim confirmation, 11% cancels the claim, 68% result in the some level of the claim. तो पेटेंट रिव्यू प्रोसीजर ये यहां पर आपको बताया गया है। There are a number of procedures in place for those who wish to challenge patent validity. These include post-grant reviews, inter-parties reviews, transitional part review procedure for business methods, pre-issuance submission,
अदर मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ द रिव्यू सबमिशन, पोस्ट ग्रांट रिव्यू होता है। पोस्ट ग्रांट रिव्यू में ये थर्ड पार्टी चैलेंज करता है वैलिडिटी को इफेक्टिंग द फाइलिंग डेट, ये उसका होता है। सच ए पोजीशन एज ए हेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट लाइक इन मिनिमम वन क्लेम इज अनपेटेंटेबल an unsettled or novel issue exists that is granted to other patents or application. Post grant reviews and litigation, if someone provisionally challenge the validity of a patent in the court, they may not be petitioned for a post grant review. The exception of this challenge validity is one of the result of the counter claim. Filing for a post grant review will result in the stay of any action pending until one of the following situation occurs: the owner of the patent motion for a lift of the stay, the patent owner files a counter claim or an action alleging patent infringement against the petitioner, the petitioner motions to dismiss the action. तो ये आपको कह रहा है इंटर पार्टीज री एग्जामिनेशन, interprets re-examination procedure allowed the requester to stay involved with the proceedings. This has now been replaced what is called interpretage review. ये उसमें interpretage review में आपको आता है. Before this time, requester was required only to demonstrate the existence of the substantial new patentability question. Interpretage review, ये आपको 2012 में interpretage examination were eliminated and replaced with a new interpretage procedure for review. ये उसमें आपको आता है. और बिफोर द USPTO टू बी जो है इसको आपको क्लेम के लिए आपको बोलता है अपन एग्रीमेंट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व USPTO विल टर्मिनेट एन इंटर पार्टी रिव्यू, ये उसमें आपको आता है. ट्रांजिशनल प्रोसीजर फॉर ए रिव्यू ऑफ द बिजनेस मेथड पैटेंट, दिस इज ए प्रोसीजर in place under the AIA which allows a third party to petition for review of a business method patent under the USPTO. USPTO यूनाइटेड स्टेट्स का पेटेंट फाइलिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ये आपको ये कहता है कि ट्रांजिशनल प्रोसीजर फॉर रिव्यू ये हो सकता है. दिस प्रोसीजर इज टेम्पोररी एंड विल एक्सपायर ऑन 2000. इट अप्लाई टू द पेटेंट इशूड. Amending patent, there are few ways you can alter a patent to avoid challenges. The first are pre-issuance submission. Pre-issuance submission, ये आपको alternative method dispute resolution कैसे होगा, alternative method for the dispute resolution कैसे होगा, इसमें licensing agreement and settlement ये आपको करता है. तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स ए नंबर ऑफ अपील्स हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, दीज हैव कवर्ड सच इश्यूज एज इनवैलिडिटी ड्यू टू ऑब्वियसनेस, डिक्लेरेटरी जजमेंट जुरिडिक्शन, परमानेंट इंजंक्शन रेमेडीज, पेटेंट वैली प्रेजुम्पशन, ये सारा आपको सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में आपको हुआ था. इवेंट्री स्टैंडर्ड्स फॉर इनवैलिडिटी, personalized medicine related patent eligibility, claims of composition of matter, methods of the human genetics, patent execution, ये आपको डैमेज के बारे में, डिफेंसेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बारे में आपको बात करता है. तो डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट जो केसेस हैं, यही सारे केसेस हैं, वही सारा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. और जो अगर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट करता है तो डैमेज का क्या प्रावधान है, उसका लॉस का क्या प्रावधान है, वो उस प्रावधान को हम लोगों ने उसको स्टडी किया है ना. तो यही आपको 13 जो है आपको नॉन इन्फ्रिंजमेंट के केसेस हैं, इसी में डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ये सारा आता है. यही हम लोगों ने आज इसको स्टडी किया है ना. यही डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ये आपको आता है. नाउ आई विल टेक द कौन कौन अटेंडेंस आया है फिर से दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूं, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा. शेखर जी 041, अभिषेक दुबे 02, हिमांशु पुंडीर 18,
आशीष रोल नंबर 52, आशीष रावत जी आज आए हुए हैं, रोल नंबर 52। चंदन शाह 008, हिमांशु पुंडीर 18, हृदेश 19, जैनेश चौहान 22, कौशल रोल नंबर 25, पवन नेगी रोल नंबर 30, ऋषभ नायक 54, अंकित शर्मा रोल नंबर 6, जितेंद्र राणा रोल नंबर 23, 23 सर, प्रेजेंट सर। राहुल चौधरी रोल नंबर 33, सर 24 कार्तिक सर। और कार्तिक मेरी भी बोल दियो। हाँ कार्तिक सर जी 24 कार्तिक। हाँ कार्तिक जी 24, और सर 23 राणा। हाँ 23 भी। ठीक है सर। राहुल चौधरी रोल नंबर 33 है ना, ये सारे नाम हैं। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। राहुल चौधरी जी 33, कार्तिक जी 24, जितेंद्र राणा जी 23, अंकित शर्मा जी 6, ऋषभ नायक जी 54, पवन नेगी जी 30, कौशल जी 25, जैनेश चौहान जी 22, हृदेश जी 19, हिमांशु पुंडीर जी 18, चंदन शाह जी 8, आशीष जी 52, अभिषेक दुबे रोल नंबर 2 41, शेखर। ये 14 पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। राहुल जी 32 भी इन कर रहे हैं। तो डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिजमेंट, आपको यही 13 डिफेंसेस ऑफ इन्फ्रिजमेंट था, उसको फिर से मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूं। जनरल डिफेंसेस में जनरल डिफेंसेस, इंडिविजुअल डिफेंसेस, क्लास डिफेंसेस। इंडिविजुअल डिफेंसेस में ए स्पेसिफिक क्लेम हैज नो बॉर्डर इफेक्ट। एक पार्टिकुलर पर्सन जो उसको डिफेंस करता है, इन्फ्रिंज करता है, उसका डिफेंस होता है। जनरल में इंटायर पैटर्न को कॉपी कर लिया है, उसका डिफेंस होता है। दिस कैन बी डिस्ट्रेस्टेड टू द पैटेंट होल्डर, वो पैटेंट होल्डर को डिस्ट्रेस्टेस कर देता है, तो इसको जनरल डिफेंस माना जाता है। ये क्लास डिफेंस में ए इंटायर ग्रुप ऑफ द पीपुल आर इन्वॉल्व फ्रॉम इन्फ्रिजमेंट क्लेम्स, तो इसको क्लास डिफेंस बोलते हैं। इंटायर ग्रुप ऑफ द पीपुल आर इन्वॉल्व, तो इसको क्लास डिफेंस बोलते हैं। एक स्पेसिफिक यूजर जब होगा तो इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंस बोलते हैं, और अगर इंटायर पैटेंट का इनविजिलेट करता है तो इसको जनरल डिफेंस बोलते हैं। इसको जनरल डिफेंस बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके डिफेंसेस हैं। जनरल डिफेंसेस हैं, इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंसेस हैं, क्लास डिफेंसेस हैं। क्लास डिफेंसेस में एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपुल फ्रॉम इन्फ्रिजमेंट क्लेम्स में आपको आता है ऑल पीपुल इन द जनरल, तो आपको ये रीजन वाइज आता है। इंटायर पीपुल ऑफ ए कंपनी, इंटायर पीपुल ऑफ ए सम रीजन, ये आपको क्लास डिफेंस आता है। इंडिविजुअलाइज्ड में एक पार्टिकुलर पर्सन ही जो है उसको इन्फ्रिंज करता है, उसी का जो है आपको आता है। तो ये स्पेसिफिक यूजर को इसमें माना जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड डिफेंस में। और इसमें अगर इंटायर पैटेंट को करता है तो जनरल डिफेंस माना जाता है। इंटायर पैटेंट को अगर करेगा तो जनरल डिफेंस माना जाएगा, है ना। तो पहला केस था नन इन्फ्रिजमेंट का केस है, ये सबसे ज्यादा होता है। पार्टी कहता है कि हमने इन्फ्रिंज नहीं किया है, नन इन्फ्रिजमेंट का केस है।
or it claims that the product or process in question is not the same as the one protected by the patent. नन इन्फ्रिजमेंट का केस ज्यादा आता है और उसमें यही होता है कि पार्टी कहता है कि हमने इन्फ्रिज नहीं किया है और उसके प्रोटेक्टेड पैटेंट को वो गलत इल्जाम लगा रहा है। इसमें ज्वाइंट और डिविडेंट आता है आपको। डिविडेंट इन्फ्रिजमेंट और ज्वाइंट इन्फ्रिजमेंट कैन बी यूज्ड एज ए डिफेंस स्ट्रेटजी फॉर द नन इन्फ्रिजमेंट। इसमें वो मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व इन एक्यूज इन्फ्रिजमेंट, तो ज्वाइंट इन्फ्रिजमेंट उसको बोलते हैं। मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व तो इसको ज्वाइंट इन्फ्रिजमेंट बोलते हैं, है ना। तो पहला केस है नन इन्फ्रिजमेंट का, जिसमें कि पार्टी कहता है कि उसने इन्फ्रिज नहीं किया है। पार्टी कहता है कि उसने इन्फ्रिज जो है नहीं किया है। तो ये नन इन्फ्रिजमेंट का केस वो आता है। और ये ज्वाइंट में अगर मोर देन वन पार्टी इन्वॉल्व होता है तो कंट्रोल द सिस्टम गेन बेनिफिट फ्रॉम द इश्यूज, तो आपको ज्वाइंट इन्फ्रिजमेंट आपको केस आता है। प्रियर आर्ट में बेस्ड ऑन द प्रियर आर्ट, प्रियर आर्ट का मतलब हुआ पहले से ऑलरेडी पेटेंट कराया हुआ, है ना। पहले से ही ऑलरेडी पेटेंट कराया हुआ उसको प्रियर आर्ट बोलते हैं। एआई का मतलब है अमेरिका इन्वेंट्स एक्ट, अमेरिका इन्वेंट एक्ट को एआई बोलते हैं। एआई जो है इसको अमेरिका इन्वेंट एक्ट को बोलते हैं एआई, जो कि 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। द कोर्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द पीरियड टाइट फाइल बिफोर आफ्टर द मार्च दिस वन एंड पेटेंट फाइल बिफोर फर्स्ट टू इन्वेंट। ये आपको पीरियड आर्ट का मतलब